यही का नाम ये कंबोज लाल है, जैसा ही रंगो रूप है पैसा ही माल है। नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकरधर। आप देख रहे हैं मनी 9। स्वागत है आपका मनी सेंट्रल में। मेरे साथ आज स्टूडियो में मनी 9 के एडिटर अंशुमान तिवारी जी जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। लंबी यात्रा के बाद अंशुमान जी लौटे हैं। बहुत सारे दर्शकों ने सर कहा कि सर कब लौटेंगे, कब बात करेंगे। आपको आवाज़ से ज़्यादा वो स्टूडियो में देखना चाहते हैं। बहुत बहुत आभार आप सबका। हम सबके संदेश में मुझे मिले और यात्रा के कारण एक दो जगह वीडियो से संपर्क हो पाया और बाकी जगह ऑडियो से संपर्क आया, पर मनी 9 की और मनी सेंट्रल की खबरें और इसकी जानकारी आपके पास अबाध रूप से पहुंचती रही। बिल्कुल, और ये ऐसे ही पहुंचती रहेगी। विश्लेषण आज का शुरू करें उससे पहले आपको बता दें आज कौन सी खबरें इस शो का हिस्सा हैं। शुरुआत करेंगे बीमा की एक खबर के साथ। अब सरल होगा बीमा की शर्तें पढ़ना। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि IRDAI ने एक नया आदेश दिया है। क्या आदेश है, इसको बारीकी से समझेंगे। बैंकों के बोर्ड को RBI की चेतावनी। क्या चेतावनी दी है? निदेशकों की नियुक्ति पर है, उनके कामकाज करने के तरीके पर है। क्यों ये चेतावनी दी गई है, क्या चेतावनी है, ये जानेंगे। IT कंपनियों में क्यों घट गए काम करने वाले? तमाम IT कंपनियों में काम करने वाले लोगों की संख्या घट गई है। कितनी घटी है? 25 साल में पहली बार ऐसा हुआ है। क्यों हुआ है, ये जानेंगे। खाद्य महंगाई को लेकर क्यों गहरा रही चिंता, ये आज दिन की सबसे बड़ी खबर है। खबर इसलिए क्योंकि कई आंकड़े आए हैं और तमाम ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि ये चुनौती अब बड़ी और गहरी होने वाली है। क्या कुछ दिख रहा है, क्या कुछ हो रहा है, ये जानेंगे दिन की सबसे बड़ी खबर में। दिखने लगे इजराइल हमास युद्ध के गहरे असर। बाजार में उथल पुथल थी, लेकिन अब ये तय हो गया है कि इस युद्ध के विश्व की अर्थव्यवस्था पर गहरे असर पड़ेंगे। क्या असर पड़ेंगे, ये जानेंगे। और दिवाली से पहले क्या है बाजार में मांग का हाल। कई आंकड़े छनकर सामने आए जो ये बताते हैं कि मांग में एक खास तरीके का ट्रेंड देखने को मिल रहा है। क्या वो ट्रेंड है? बाजार में मांग के आंकड़े ठीक त्योहार से पहले कैसे? ये तिमाही सबसे ज़रूरी होती है तमाम कंपनियों के लिए मांग के नज़रिए से। तो ये जानना ज़रूरी है कि दिवाली से पहले बाजार में मांग का हाल कैसा है, ये भी जानेंगे आज दिन की एक और बड़ी खबर में। शुरुआत बीमा की खबर के साथ। बीमा पॉलिसी से जुड़ी शर्तों को ग्राहक जल्द आसानी से पढ़ पाएंगे। बीमा रेगुलेटर एडा ने बीमा पॉलिसी में भाषा को आसान बनाने का प्रस्ताव दिया है। इससे बीमा पॉलिसी खरीदते समय ग्राहकों के बीच पॉलिसी को लेकर किसी तरीके का भ्रम नहीं रहेगा और बीमा एजेंट भी पॉलिसी की शर्तों को छिपा नहीं सकेंगे। सर, कितना ज़रूरी फैसला है ये? शुभम, भारत के बैंकिंग एंड फिनांस इंडस्ट्री, जिसको हम BFSI कहते हैं, उसके अंदर चीज़ों को कठिन से कठिन बनाने की जिद है। किसी भी चीज़ को, किसी भी प्रोडक्ट को आसान ना रखने की आदत है, बनी हुई है। ये शुक्र की बात है कि अब जाकर भारत के नियामकों को ये बात समझ में आई। कम से कम एक नियामक को तो समझ में आई, जिसका नाम IRDA है। सेबी और RBI को ये बात समझ में आनी चाहिए कि बीमा पॉलिसी जिसमें लोग अपनी बचत लगाते हैं, अपने भविष्य के लिए सुरक्षा लेते हैं, कोई भी उस बीमा डॉक्यूमेंट को पढ़कर कुछ भी समझ नहीं सकता, क्योंकि उसकी शर्तें इतनी उलझी हैं, उसकी भाषा इतनी पेचीदा है। और दूसरी चीज़ है कि वो लोगों की अपनी भाषा में नहीं है। उसका जो हिंदी अनुवाद या बाकी भाषाओं के अनुवाद है वे तो और भी ज़्यादा कठिन है, समझने में बहुत मुश्किल है। और इसलिए IRDA ने ये एक बड़ी और महत्वपूर्ण पहल की है। इसे तात्कालिक तौर पर सारी जगह लागू किया जाना चाहिए कि बीमा पॉलिसी के डॉक्यूमेंट सरल से सरल भाषा में लिखे जाएं। और बीमा पॉलिसी क्यों, चाहे वो बैंक अकाउंट खोलने का डॉक्यूमेंट हो, या वो म्यूचुअल फंड का फॉर्म भरने का डॉक्यूमेंट हो, या वो NSC लेने का डॉक्यूमेंट हो, ये सारे दस्तावेज आसान से आसान शर्तों में लिखे जाएँ। एक होम लोन लेने के लिए जिस डॉक्यूमेंट, जिस किताब को पढ़ना होता है, इतना कठिन और इतना पेचीदा डॉक्यूमेंट होता है। तो ये अभियान शुरू होना चाहिए। इससे दो चीज़ें महत्वपूर्ण होंगी। एक तो ये कि किसी को भी मिससेल नहीं किया जा सकेगा। प्रोडक्ट की बेसिक जानकारियां उसे खुद पढ़कर समझ में आ जाएंगी, अब किसी से पढ़कर सुन लेगा। और दूसरी महत्वपूर्ण बात ये होगी कि उसे प्रोडक्ट चुनने में आसानी होगी, क्योंकि वो शर्तें पढ़ सकेगा। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल है। सवाल ये कि क्या बीमा कंपनियाँ जो BFSI कंपनियां हैं, बैंक के म्यूचुअल फंड हैं या बाकी कंपनियां हैं, क्या वो इसके लिए तैयार होंगी, इसके लिए राजी होंगी? क्योंकि उनका सारा पेंच तो इन्हीं प्रावधानों में फंसा हुआ है, जिसमें कि ग्राहक के लिए 50 शर्तें होती हैं, बाहर के लिए 50 शर्तें होती हैं और कंपनी पर कम से कम जिम्मेदारी होती। जद्दोजहद दिलचस्प होने वाली है, लेकिन ये महत्वपूर्ण है कि कम से कम एक नियामक ने दस्तावेजों को आसान करने की तरफ कदम तो उठाया है।
निजी कंपनियों में पारदर्शिता को बढ़ाने के मकसद से केंद्र सरकार ने सभी गैर प्राइवेट कंपनियों को अपने शेयर डीमैट खाते में रखने का निर्देश दिया है। छोटी कंपनियों को छोड़ अन्य सभी बड़ी प्राइवेट कंपनियों को सितंबर 2024 तक ये नियम लागू करना होगा। इस संबंध में कंपनी मामलों के मंत्रालय ने नियमों में बदलाव किया है। क्या असर होगा सर इस फैसले का? यह फैसला महत्वपूर्ण है। अगर आपके भी कोई शेयर है, आपके पुराने घर में परिवार में किसी ने पैतृक कोई शेयर हो जो किसी फाइल में दबे हो, तो उनको आप निकाल लीजिए। 1 साल का समय दिया है सरकार ने। सितंबर 2024 तक जितने भी शेयर्स हैं वो सब डीमैट फॉर्म में हो जाएंगे। यानी इसका मतलब ये कि अगर ये डीमैट फॉर्म में नहीं हुए तो पेपर शेयर्स की ट्रेडिंग, उनका ट्रांसफ़र, उनका इस्तेमाल, उनके आधार पर सौदे करना बंद होने वाला है। तो अगर आपके पास कहीं भी कोई शेयर्स पड़े हुए हैं जो अभी भी पेपर के स्तर पर हैं तो उन्हें डीमैट करा लें, क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोगों के पास पुराने स्टॉक्स हैं जो पेपर के फॉर्म में मौजूद हैं और उनको उन्हीं के आधार पर उनके रिकॉर्ड चेक किए जाते हैं। ये बेहद ज़रूरी है क्योंकि इससे ट्रांसपेरेंसी भी आएगी और शेयरों की खरीद फरोख्त में आसानी होगी। हम डीमैट होने के, शेयरों के डीमैट होने का असर भारतीय शेयर बाजार पर देख चुके हैं और उसने भारत में शेयरों के ट्रेडिंग को, कामकाज को बेहद आसान और सहज कर दिया। कुछ ही मिनटों में आपका ट्रेड पूरा हो जाता है, आपका स्टॉक ट्रांसफ़र हो जाता है, आपके पास आ जाता। वो दौर शुभम याद करें जब पेपर आते थे और पेपर के ऊपर शेयर ट्रांसफ़र किया जाता तो फिर उसके पीछे दस्तखत किए जाते थे, फिर एक रसीद लगाई जाती थी और फिर जमा कराया जाता। तो वो सारी प्रक्रिया सुधर गई है और अब ये शर्त अगले 1 साल के लिए है। तो जिन लोगों के पास भी पुराने शेयर हैं वो देखें और अगर वो डीमैट नहीं है तो उन्हें तत्काल डीमैट कराने की प्रक्रिया शुरू कराएं। बैंकों में गवर्नेंस सख्त करने को लेकर भारतीय रिजर्व बैंक लगातार कदम उठा रहा है। पहले निजी बैंकों से कहा कि वे अपने बोर्ड में कम से कम 2 पूर्णकालिक निदेशकों की नियुक्ति करें और अब सभी बैंकों के निदेशकों से कहा गया है कि बैंक की बोर्ड बैठक में सक्रियता से भाग लें। माना जा रहा है कि निजी बैंकों में गवर्नेंस को ध्यान में रखते हुए ही आरबीआई ने निदेशकों को ये निर्देश दिया है। सर, रिजर्व बैंक ने ये आदेश क्यों दिया? रिजर्व बैंक को लगातार दिख रहा है कि बैंकों के निदेशक मंडल में या बोर्ड में जो निदेशक हैं उनकी कोई सक्रिय भागीदारी नहीं है कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेकर, ट्रांसपेरेंसी को लेकर, बैंक के कामकाज को बेहतर करने को लेकर, और सारी ताकतें कुछ ही निदेशकों के, 1-2 निवेशकों के हाथ में, निदेशकों के हाथ में केंद्रित हैं। और ये मामले हम भारत में कुछ बैंकों के संदर्भ में देख चुके हैं। इस बैंक में भी समस्या आ चुकी है, हाल के कुछ और बैंकों में भी समस्या आई। तो इस बार रिजर्व बैंक का रुख थोड़ा ज़्यादा सख्त और कठिन है। वो एक तरह से कहने की कोशिश कर रहा है कि अगर बैंक आपको पैसा दे रहा है, डायरेक्टर के तौर पर सुविधाएं दे रहा है, तो आप अपनी जिम्मेदारी निभाइए। पैसिव रह के किनारे बैठकर मत देखिए। बैंक के को बेहतर ढंग से चलाने की, उसकी कॉर्पोरेट गवर्नेंस की जिम्मेदारी निदेशकों पर भी है। और ये रेगुलेटर का आदेश इसलिए महत्वपूर्ण है कि शायद इसके बाद रेगुलेटर इनके कामकाज को लेकर कुछ और भी नियम तय करेगा, जिससे कि पता चले और जांचा जा सके कि बैंक के डायरेक्टर ने बैंक के कामकाज में कितनी सक्रिय भूमिका निभाई है। देश के आईटी सेक्टर में 25 साल में पहली बार ऐसा हुआ है जब पूरे सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या घटी हो। इस साल अप्रैल से सितंबर के दौरान देश की दिग्गज 9 आईटी कंपनियों में काम करने वाले कुल कर्मचारियों की संख्या में गिरावट आई है। ये कंपनियां देश भर में 20 लाख से ज़्यादा लोगों को रोजगार देती हैं। सर, इस आंकड़े को कैसे पढ़ा जाए, समझा जाए? ये आंकड़ा बेहद चिंताजनक और इसके बहुत सारे आयाम हैं जिसे हमारे लिए समझना जरूरी है। इस आंकड़े का एक आयाम तो विशुद्ध रूप से रोजगार है कि भारत में वाइट कॉलर जॉब्स सबसे ज़्यादा जिस क्षेत्र से आते थे वो आईटी सेक्टर है, चाहे वो हार्डवेयर हो या सॉफ्टवेयर हो। तो पहली चीज़ तो ये कि भारत का जो सबसे उभरता हुआ इमर्जिंग जॉब मार्केट था, जहाँ सबसे ज़्यादा लोगों को नौकरियाँ मिलती थी, वहाँ 25 साल में गिरावट हुई है। गिरावट से ज़्यादा बड़ी बात है कि हम छटनी भी हुई, क्योंकि हम उसके आंकड़े आपको लगातार बताते रहें। जो कंपनियों की तरफ से आंकड़े आ रहे हैं उसमें एक तरफ से किसी भी कंपनी को आप देख लीजिए, TCS, कॉग्निजेंट, इन्फोसिस, HCL, विप्रो, टेक महिंद्रा, L&T, माइंडट्री, सारी कंपनियां, 1-2 एक्सेप्शन नहीं, पूरा का पूरा आईटी उद्योग अपनी श्रम शक्ति को, अपने लेबर की क्षमताओं को घटा रहा है और हायरिंग में कमी कर रहा है। यह भारत के भविष्य की दृष्टि से, रोजगारों के बाजार की दृष्टि से बेहद चुनौतीपूर्ण और खतरनाक और जोखिम भरी खबर है। इसलिए क्योंकि भारत में फॉर्मल जॉब्स हैं ही नहीं, बहुत ही सीमित अच्छे फॉर्मल जॉब्स हैं। उनमें से भी अच्छी नौकरियां आईटी सेक्टर में, BFSI सेक्टर में ही उपलब्ध होती हैं। बाकी तो बहुत छोटे छोटे सेक्टर हैं जहाँ पर फॉर्मल जॉब्स मिलते हैं। दूसरा, इस खबर का महत्वपूर्ण समझना ये है कि भारत के शिक्षा क्षेत्र में पिछले 1 दशक में सबसे ज़्यादा निवेश आईटी एजुकेशन पर हुआ। सबसे ज़्यादा स्कूल कॉलेज आईटी एजुकेशन को लेकर खोले गए, सबसे ज़्यादा पढ़ाई बच्चे आईटी की करते हैं, सूचना तकनीकी करते हैं।
आकर्षण क्या था? आकर्षण तो यही कंपनियां हैं कि टीसीएस, कॉग्निजेंट, एल&टी, माइंडट्री, इन्फोसिस, विप्रो और इनके साथ काम करने वाली कंपनियों में नौकरियां मिलेंगी। तो जब ये बड़े दिग्गज भर्ती नहीं कर रहे हैं तो ये स्मॉल आईटी कंपनियां हैं, उनकी स्थिति आप समझ सकते हैं कि वहां तो बिल्कुल भी नौकरियां नहीं है। तो भारत का जो पूरा एजुकेशन सिस्टम जो पिछले 15 साल से पूरी तरह सूचना तकनीक फोकस्ड था, हर इंस्टीट्यूट में, हर जगह असंख्य सूचना तकनीक के स्कूल, कॉलेज, सेंटर, डिप्लोमा, डिग्री होल्डर थे, उनका अब क्या होगा? और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि ये शिफ्ट उस समय आ रहा है जब दुनिया में कंप्यूटर का एक नई कंप्यूटर तकनीकों की नई जनरेशन आ गई, जिसको जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इस पे लगातार आप चर्चा सुन रहे हैं। अगर आपको लगता है कि ये आंकड़ा बदल जाएगा तो इस बात की संभावना नहीं लगती। जितनी भी हम उद्योग के लोगों से बात कर रहे हैं, उनका मानना है कि ये शिफ्ट शुरू हो रहा है जहां कर्मचारियों की संख्या में उत्तरोत्तर कमी होगी या बढ़ोतरी तो नहीं ही होगी, क्योंकि जितने जॉब्स जा रहे हैं या जितने जॉब्स कम किए जा रहे हैं या भर्तियों में छटनी हो रही, वो सारे वो हिस्से हैं जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भरपूर इस्तेमाल शुरू कर दिया है कंपनियों ने। तो तीनों तरह से मिलाकर भारत के जो सबसे उभरते हुए, सबसे चमकदार रोजगार बाजार को लेकर ये सूचना कि भारत में 25 साल में सबसे कम हेड का आईटी फर्म्स का जो हेड काउंट है वो 25 साल में पहली बार गिरा है, ये सूचना कई तरह से चिंताजनक है। और भारत के फॉर्मल जॉब सेक्टर में इससे बड़े फेरबदल दिखाई देंगे। हमें नए सेक्टर्स, नए अवसर क्रिएट करने पड़ेंगे जहां फिर लोगों को अच्छी और औपचारिक नौकरियां मिल सकें। इजराइल हमास युद्ध की वजह से सुरक्षित निवेश के विकल्पों की मांग लगातार बढ़ती जा रही है, जिस वजह से ग्लोबल मार्केट में डॉलर और सोने की कीमतों में एक साथ बढ़ोतरी हो रही है। डॉलर इंडेक्स 106.5 के ऊपर बना हुआ है और वैश्विक बाजार में सोने का भाव 2019 डॉलर की ऊंचाई पर चला गया है, जो करीब 3 महीने का सबसे ज़्यादा भाव है। इजराइल और हमास के बीच जब से युद्ध शुरू हुआ तब से ग्लोबल मार्केट में सोने का भाव करीब $200 तक बढ़ चुका है। ये भी मानना है एक्सपर्ट्स का कि इस युद्ध की वजह से भारत की अर्थव्यवस्था पर नज़दीकी समय में कोई बड़ा असर पड़ने की संभावना नहीं है। सर, किस तरीके का असर आप होता देख रहे हैं इस बार का, कितना गहरा असर होता देख रहे हैं? ये भी बिल्कुल अनोखी परिस्थिति है बाजार में। बाजार से पहले युद्ध की बात समझें, युद्ध गहरा रहा है। इजराइल ने फिलिस्तीन के हिस्सों पर, गाज़ा और वेस्ट बैंक पर हमले शुरू किए हैं। सूचनाएं नहीं आ रही हैं। ये माना जा रहा है कि इन हमलों के बाद अरब क्षेत्र की प्रतिक्रिया आएगी, ईरान की तरफ से प्रतिक्रिया आ सकती है, जिसका इंतजार तेल बाजार भी कर रहा है और बाकी जगह से भी कर रहा है। इसलिए तेल बाजार बिल्कुल एज पर बैठा हुआ है, बिल्कुल किनारे है कि अगर किसी दूसरे भी अरब देश ने फिलिस्तीन के इस पूरे मामले में दखल दिया है, किसी तरीके की सक्रियता दिखाई, तो अचानक तेल बाजार खोल उठेगा, बिल्कुल किनारे बैठा हो। तो इसलिए आप भी ध्यान रखें और जानकर रखें कि यहाँ पर अब कोई भी घटनाक्रम इजिप्ट की तरफ से, ईरान की तरफ से, सऊदीज़ की तरफ से, किसी की तरफ से अगर कोई भी सक्रियता दिखाई दी तो मामला खाड़ी में बुरी तरह पेचीदा और उलझ सकता है, क्योंकि इजराइल का अभियान आक्रामक रूप से आगे बढ़ रहा है। सूचनाएं बाहर नहीं आ रही, लेकिन बाजार को इसका खतरा है कि वहाँ ये फ्लैश पॉइंट है, ये वहाँ पर फ्लैश और टकराव की परिस्थिति बन सकती है। इसलिए आमतौर पर बाजारों में ऐसा नहीं देखा जाता कि बॉन्ड यील्ड्स भी, अमेरिका की बॉन्ड यील्ड्स भी रिकॉर्ड ऊंचाई पर हो, डॉलर इंडेक्स भी 106 से ऊपर हो और सोना भी $2000 पर आउंस के लेवल पर पहुंच जाए। ये अनोखी परिस्थिति है बाजार के लिए। लेकिन आज हम बाजार में, आज जब हम इसको रिकॉर्ड करें तो हमें देख रहे हैं कि 106 पे डॉलर इंडेक्स है, बॉन्ड यील्ड्स तो रिकॉर्ड ऊंचाई पर है, ये हम आपको बताते रहें। और अब सोना भी $2000 पर आउंस से ऊपर दिखाई दे रहा है। ये बता रहा है कि वित्तीय सुरक्षा को लेकर और वित्तीय निवेश को लेकर पूरी दुनिया के बाजारों में अनिश्चितता और जोखिम काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है और इसका असर हमें कई सारी और भी बाजारों पर और वित्तीय सेवाओं पर दिखाई देगा। कच्चे तेल की कीमत $90 के आसपास घूम रही है, पर कच्चा तेल एज पर है, वार प्रीमियम लगा हुआ है। अगर कोई प्रतिक्रिया होती तो फिर कच्चे तेल की कीमतों में तेज उछाल आ सकता है। टेलीकॉम कंपनी जियो ने साफ किया है कि वह कंपनी की तरफ से आने वाले दिनों में मोबाइल टैरिफ बढ़ाने की कोई योजना नहीं है। कंपनी के प्रेसिडेंट के मुताबिक फिलहाल उसका फोकस ग्राहकों का दायरा बढ़ाना और मोबाइल डेटा खपत से कमाई बढ़ाने पर है। सर, ऐसा क्यों कर रही है कंपनी? रिलायंस ने 5G बाजार में कंपटीशन का ऐलान कर दिया। आमतौर पर रिलायंस को इसी बात के लिए, जियो को इसी बात के लिए जाना जाता था, पर इसके पीछे बाजार की एक मैट्रिक्स है। 5G बाजार में अभी जियो की धमक या पहुंच थोड़ी सी सीमित है, क्योंकि 5G नेटवर्क में एयरटेल ने तेजी से विस्तार किया और 5G का जो प्रीमियम सब्सक्राइबर है, जो 5G सर्विस के लिए पैसा देने को तैयार रहता है और जो 1800-2000 रुपये एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र के रेंज का सब्सक्राइबर है, जो 5G का इस्तेमाल करता है, वो एयरटेल की तरफ मुखातिब है, एयरटेल की सेवाओं का इस्तेमाल कर रहा है। इस बाजार को पेनिट्रेट करना
करना या यहाँ पहुँचना जियो के लिए ज़रूरी है, तक क्योंकि जियो का आरपू, जियो का एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र अभी कम है एयरटेल की तुलना में। एयरटेल का एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र काफ़ी हेल्दी है, काफ़ी बेहतर है। तो ये एक रणनीतिक फैसला है जिसमें कि 5G के उभरते हुए बाजार में प्राइस को अंडरकट किया जाए, कंपटीशन क्रिएट किया जाए, जिससे कि लोग एयरटेल के बजाय रिलायंस का या जियो के 5G का इस्तेमाल भी शुरू करें। चूँकि बाजार दो ही प्लेयर्स के बीच में आमतौर पर बट गया है, डुओपोली है, एयरटेल और जियो है, तो इस बात पर काफ़ी हद तक चीज़ें निर्भर करेंगी कि सर्विस की गुणवत्ता कितनी है और किस तरीके से लोग कीमतों के आधार पर अपना रुख बदलते हैं। लेकिन 5G बाजार में टैरिफ को लेकर अब एक जंग शुरू होने वाली। जियो के पास एक छोटी सी बढ़त इसलिए क्योंकि जियो के पास और भी बहुत सारी तमाम सर्विसेज हैं जियो के जरिए, नेटवर्क के जरिए, जो वो 5G के साथ ऑफर कर सकता है। इस बीच जियो की तरफ से सैटेलाइट इंटरनेट को लेकर भी, स्पेक्ट्रम को लेकर भी बयान आया। उसका कहना है कि स्टारलिंक का स्वागत है और भारत में भी अब सैटेलाइट ऑक्शन की ज़रूरत है, सैटेलाइट स्पेक्ट्रम का ऑक्शन होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं दिन की सबसे बड़ी खबर की तरफ। लंबे इंतजार के बाद केंद्रीय कृषि मंत्रालय की तरफ से फसल वर्ष 2023-24 में खरीफ फसलों के लिए पहला अग्रिम अनुमान जारी किया गया। इसके मुताबिक इस साल देश में 10.63 करोड़ टन खरीफ चावल उत्पादन का अनुमान है, जो पिछले साल के मुकाबले 42 लाख टन कम है। चावल के अलावा इस साल खरीफ उड़द, मूंग, तिलहन, गन्ना, कपास और मक्का के उत्पादन में भी कमी का अनुमान है। अधिकतर खरीफ फसलों के उत्पादन में कमी से अनाज, दालों और खाद्य तेल की महंगाई को हवा मिलने की संकेत मिल रहे हैं। सर, क्या बता रहा है ये आंकड़ा कमी का? हम मनी सेंट्रल में लगातार पहले दिन से एल नीनो और ख़रीफ फसल पर के असर पर लगातार अपडेट आपको देते रहे हैं और बताते रहे हैं। उसकी वजह ये है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए सबसे महत्वपूर्ण फसल यही होती है और हमारी ज़िंदगी में महंगाई और जीवन जीने की लागत यहाँ से प्रभावित होती। और शुभम, जिस बात का डर था, जिस बात की आशंका थी एल नीनो का, वो असर हमें भारतीय कृषि पर दिखाई देने लगा, स्पष्ट रूप से सामने आ गया। सरकार ने 1 महीने तक दाएँ बाएँ करने के बाद, आंकड़े इधर उधर करने के बाद अंततः आधे अधूरे ही सही फसल उत्पादन के पूर्वानुमान के, या जो पहला एस्टीमेट कहा जाता है तकनीकी तौर पर, वो आंकड़े जारी कर दिए। डिटेल रिपोर्ट नहीं आई सरकार की तरफ से, पर मोटे मोटे आंकड़े हमारे सामने आ गए और इन आंकड़ों ने भारतीय अर्थव्यवस्था में खाद्य अर्थव्यवस्था को लेकर और तमाम डिमांड को लेकर तमाम सारे आंकलनों को हिला दिया है। और इसको लेकर काफ़ी सनसनी है बाजार में भी, निवेशकों के बीच में भी और सरकार के भीतर भी। सरकार के भीतर क्यों, हम आगे बताएंगे, क्योंकि चुनाव सामने खड़े हुए हैं। पर आंकड़े समझना जरूरी है। आंकड़े भारत का फूड ग्रेन प्रोडक्शन खरीफ के मौसम में, जो कि सबसे ज़्यादा उपज का मौसम होता है, सबसे ज़्यादा डाइवर्सिफाइड क्रॉप्स खरीफ में होती हैं, बहुत सारी क्रॉप्स होती, वहाँ पर करीब 4.6% के आसपास गिर रहा है। 42 लाख टन के आसपास चावल के उत्पादन में कमी है। इसे सीधे ट्रांसलेट कर लीजिए बाजार में चावल की और अनाज की कमी से, जो हम आपको बराबर बताते रहे हैं कि भारत के बाजार में अनाज की डिमांड सप्लाई बिगड़ी हुई है। पर जो आंकड़े के भीतर उतर कर हम देखते हैं तो हमें दिखाई देता है कि ऑयल सीड्स का, तिलहन के उत्पादन में करीब करीब 18% का डिक्लाइन है, 18% की कमी आ रही। तेल, खाद्य तेल भारत की महंगाई का मुख्य स्रोत है, केंद्र है, सबसे बड़ी दरार है भारत में महंगाई की। और भारत का अपना तिलहन उत्पादन करीब 18% कम हो रहा है। यानी भारत को खाद्य तेल के आयात पर निर्भरता बढ़ानी होगी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाम की और बाकी की कीमतों में बढ़ोतरी दिखाई देगी, क्योंकि भारत बाजार मानेगा कि भारत और ज़्यादा खाद्य तेल का आयात करेगा। और यही वो हिस्सा था जो सबसे ज़्यादा महंगाई से लगातार तप रहा था। दलहन के उत्पादन में करीब 6% की गिरावट है। ये भी बड़ी चुनौती है। दलहन की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं और अब तो आयात की भी दिक्कत है। तो ये भी जगह एक ऐसा है जहाँ पर भारत के पास ज़्यादा विकल्प नहीं है। शुगर केन के गन्ने की उपज में सरकार का अनुमान है कि 11% के आसपास की गिरावट आएगी, यानी 11% का उत्पादन गन्ने का कम होगा। चीनी वैसे भी रिकॉर्ड ऊंचाई पर है, सरकार को उसका निर्यात भी रोकना पड़ा है। पर यह आंकड़ा इस बात का संकेत करता है कि सरकार को पहले से पता था कि शुगर केन की फसल पर एल नीनो का और ख़राब मानसून का गहरा असर पड़ा है। इसके अलावा जो मोटे अनाज हैं, जिनको न्यूट्री सीरियल्स कहा जाता है, उनके उत्पादन में भी लगभग 10% की गिरावट आ रही है। इसका असर आपको गुजरात, राजस्थान और कई सारे इलाकों में स्थानीय महंगाई के तौर पर दिखाई देगा। और कॉटन का उत्पादन लगभग 6% गिर रहा है। तो पूरा का पूरा भारत का जो एग्रीकल्चर टोकरी है, पूरी की पूरी एग्रीकल्चर बास्केट है, उसमें काफ़ी महत्वपूर्ण, काफ़ी सिग्निफिकेंट प्रोडक्शन में गिरावट दिखाई दे रही है। तो जो लोग ये कह रहे थे ना कि एल नीनो का कोई असर नहीं होगा, मानसून तो सामान्य है, उसका नतीजा ये निकलकर हमारे सामने आ गया कि भारतीय अर्थव्यवस्था की सबसे महत्वपूर्ण फसल का पूरा हिसाब किताब चरमरा गया है। जबकि ये पहला अनुमान है भी, इसके बाद के अनुमान में हो सकता है गिरावट थोड़ी और ज़्यादा गहरी निकलकर सामने आए।
खरीफ फसलों के बाद अब मौसम की बेरुखी से रबी फसलों के उत्पादन को लेकर भी आशंका बढ़ गई है। पोस्ट मानसून सीजन में बरसात की भारी कमी देखी जा रही है। अब तक बीते पोस्ट मानसून सीजन के दौरान देश में औसत के मुकाबले 32% कम बरसात हुई है। बरसात की कमी की वजह से फसल बुआई प्रभावित होने की आशंका है। इस बीच रबी फसलों की खेती की बात करें तो 27 अक्टूबर तक देश भर में करीब 17 लाख हेक्टेयर में दलहन और 28 लाख हेक्टेयर से ज़्यादा में तिलहन की बुआई हो चुकी है। सर, रबी को लेकर तस्वीर अब कैसी बनती दिख रही है? एल नीनो का असर हमने खरीफ की फसल पर देख लिया, रबी पर उसका असर दिख रहा है। रिजर्वायर्स की पानी की खबर लगातार आ रही है। भारत के दक्षिण और पश्चिम भारत के हिस्सों में चूंकि मानसून कमजोर था, खराब था, पार्शली सूखे जैसी स्थिति थी, तो जलाशयों में पानी नहीं है, जिसकी वजह से रबी जो कि मुख्यतः सिंचाई आधारित फसल है, जिसमें नहरों से सिंचाई होती है, नहरों में पानी की कमी होने की संभावना है। दूसरी चीज़ हम आपको पहले भी बताते रहे कि भारत के मौसम विभाग ने और दुनिया के मौसम विभागों ने स्पष्ट रूप से बताया है कि एल नीनो का असर अब शुरू हुआ है। इस बार रबी की बुआई के दौरान तापमान रबी की फसल के प्रतिकूल हो सकता है, यानी ज़्यादा गर्मी हो सकती है जब रबी की बुआई हो सके। पिछले साल हमने रबी की फसल पकते समय तापमान बढ़ने का दौर देखा था और उसका असर हमें गेहूं के उत्पादन में कमी के तौर पर नजर आया था, जो इस साल हम जिस रबी की फसल से अब निकलकर सामने आ गए हैं। तो यानी खरीफ के उत्पादन में करीब करीब 5% के आसपास के गिरावट का अनुमान है, 4.6% के आसपास का अग्रिम अनुमान है। और रबी की फसल में उत्पादन में गिरावट का खतरा तो स्थापित सा है, क्योंकि पिछले साल हमने देखा कि भारत में गर्मियां जल्दी आ गई थी फरवरी में और उत्पादन में कमी आई थी। इस साल तो गर्मियां अभी से रहेंगी और तापमान ज़्यादा रहेगा, नमी में कमी रहेगी। इसलिए आप मोटे तौर पर शुभम में अनुमान लगा सकते हैं कि पूरे साल के दौरान, अगर पूरा एक साल का कैलेंडर ईयर आप देखें, इसमें दोनों फसलों को शामिल कर लें, तो भारत के अनाज उत्पादन में 3 से 4% की कमी हो सकती है। और 3 से 4% बहुत छोटा नंबर आपको सुनने में लग रहा होगा, पर 3 से 4% कमी बहुत बड़ी कमी है भारत के ओवरऑल अनाज उत्पादन में। जब आप ये समझने की कोशिश करें कि भारत सरकार एक मुफ्त अनाज की योजना चला रही है, जिसे बहुत सारे अनाज की ज़रूरत है, अपने भंडार के लिए बफर स्टॉक में भी अनाज रखने की ज़रूरत है, और जब हम खाद्य महंगाई का एक लंबा दौर झेलते हुए चले आ रहे हैं, जहाँ पर सीरियल्स की, अनाजों की महंगाई पिछले 1 साल से दहाई के अंकों में बनी हुई है। तो सर, फिर अब इन आंकड़ों की रोशनी में अगर खाद्य अर्थव्यवस्था देखी जाए तो आज से 6 महीने के भीतर आप किस तरीके की तस्वीर बनती देख रहे हैं? शुभम, बाजार इसको इस तरह से पढ़ेगा जैसे कि अब से शुगर केन के उत्पादन में 11% की गिरावट है, तो बाजार तो मान के चलेगा कि इतनी तो चीनी कम बनेगी, तो उत्पादन तो कम होगा, तो उतनी इन्फ्लेशन उसमें ऐड की जाएगी। हालांकि शुगर केन के मामले में थोड़ा शुगर स्टॉक भारत में मिलों के पास उपलब्ध है, अगर उसे समझदारी के साथ इस्तेमाल किया गया तो कीमतों में बड़ी बढ़ोतरी नहीं होगी। लेकिन अगर सरकार ने निर्यात खोलने की बात कर दी तो फिर चीनी की कीमतें आसमान में जाके लगेंगी। लेकिन 10%, 8%, 9% की गिरावट का सीधा मतलब है कि इतना परसेंट तो आप महंगाई में असर सीधे देख सकते हैं, खाद्य महंगाई में। और उसके बाद जब उसकी प्रोसेस्ड फूड में जोड़ा जाए या पैक्ड फूड में जोड़ा जाए तो इसकी महंगाई और ज़्यादा दिखाई देगी। तो खाद्य महंगाई की जो पूरी की पूरी बास्केट है, वो अब पूरी की पूरी तस्वीर जो है वो अब इसके बाद और ज़्यादा चुनौतीपूर्ण हो गई और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गई। और इसका मौका थोड़ा ये बेमौके आई महंगाई है। बेमौके आई महंगाई इसलिए कि एक तो त्योहारों के ठीक पहले ये अनाज उत्पादन के आंकड़े आए, जिसने ग्रामीण इलाकों में मांग खराब होने का, ध्वस्त होने के आंकड़े दिए। हम आगे आपको बताएंगे कि बाजार क्या बता रहे हैं महंगाई के मामले में। लेकिन भारत में राजनीतिक रूप से सबसे संवेदनशील सीजन यहाँ से शुरू हो रहा है। अगले यहाँ से लेकर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर से लेकर अगले साल मई तक भारत में राज्यों के चुनाव और फिर बड़ा आम चुनाव होना है। तो चुनावों के ठीक समय अभी से लेकर आम चुनाव तक महंगाई पीछा छोड़ने वाली नहीं है, कम से कम खाद्य महंगाई पीछा छोड़ने वाली नहीं। अगर सरकार को आयात ना करना पड़ा और आयात की नौबत आई तो भी उसके बाद बाजार में कीमतें लगातार बनी रहेंगी और बढ़ती रहेंगी। और ये सबसे बड़ा गंभीर कंसर्न है कि चुनावों के दौरान सरकारें आमतौर पर महंगाई शब्द का मान नहीं सुनना चाहती। चुनाव में जाती हुई सरकारें चाहती हैं कि कीमतें कम रहें, पर यहाँ परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि कीमतों में आने वाले समय में बढ़ोतरी लगातार बनी रहेगी खाद्य उत्पाद में। और आने वाली जो महंगाई के आंकड़े हैं उन पर भी हमें प्याज की बढ़ी हुई कीमतों का असर दिखाई देगा। बात प्याज के लिए तो एक जानकारी प्याज से जुड़ी कि त्योहारी सीजन में प्याज की महंगाई को काबू करने के लिए सरकार ने इसके निर्यात पर सख्ती बढ़ा दी है। केंद्र सरकार ने प्याज के निर्यात के लिए न्यूनतम निर्यात मूल्य यानी MEP की शर्त लागू की है। इसके तहत अब $800 प्रति टन से नीचे प्याज का एक्सपोर्ट नहीं होगा। भारतीय रुपए में देखें तो 67 रुपये किलो से नीचे की दर पर प्याज का निर्यात नहीं होगा। देश में प्याज का निर्यात 31 मार्च 2023 तक 40% एक्सपोर्ट ड्यूटी पहले से ही लगी हुई है, लेकिन 40% एक्सपोर्ट ड्यूटी के बावजूद इसकी कीमतें लगातार बढ़ रही थी, जिसे देखते हुए अब MEP की शर्त लागू कर दी गई है।
अब दिवाली से पहले मांग की तस्वीर देखें, लेकिन उससे पहले आपको मैं 2-3 बड़ी खबरें बताता हूं। कोरोना महामारी के बाद अर्थव्यवस्था खुलने से मांग और सेवाओं को लेकर जो डिमांड दिख रही थी वह अब सुस्त पड़ने लगी है। माल को लेकर डिमांड में अब ग्रोथ स्थिर है, हालांकि सेवाओं को लेकर अभी मांग बनी हुई है। सख्त मौद्रिक नीति और उम्मीद से कमजोर ग्रामीण मांग की वजह से कंज्यूमर डिमांड पर दबाव बना रहने का आसार है। हालांकि महंगी वस्तुओं की बढ़ती खपत की वजह से अर्थव्यवस्था में कुछ राहत के संकेत जरूर मिल रहे हैं। नाइट फ्रैंक की रिपोर्ट आई जिसने ये बताया कि देश के हाउसिंग सेक्टर में के शेप रिकवरी साफ तौर पर पता चल रही है। सस्ते घरों के मुकाबले महंगे घरों की मांग ज़्यादा नजर आ रही है। महंगे घरों की ज़्यादा डिमांड की वजह से सितंबर तिमाही के दौरान देश में घरों की बिक्री 6 साल के ऊपरी स्तर पर पहुंच गई है। नाइट फ्रैंक की रिपोर्ट के मुताबिक सितंबर तिमाही के दौरान देश में 8 बड़े शहरों में घरों की बिक्री 12% बढ़ी है, लेकिन इसमें 50 लाख या उससे कम कीमत के घरों की हिस्सेदारी सिर्फ 29% है, जो एक साल में 36% हुआ करती थी एक साल पहले। इधर देश में ज़्यादा वेतन पाने वाले लोगों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। आयकर विभाग के आंकड़े बताते हैं कि 100 करोड़ रुपए से ज़्यादा सालाना कमाने वाले लोग 21-22 की तुलना में अब 2 गुने हो गए। 21-22 में 8 लोग ऐसे थे जिनका वेतन सालाना 100 करोड़ से ऊपर था, अब वो बढ़कर 16 हो गए हैं जिनका वेतन 100 करोड़ रुपए से ऊपर है। सर, दिवाली से पहले अगर इन आंकड़ों को एक जगह रखा जाए, मांग और सेवा के एक तरफ रखे जाएं प्रॉपर्टी के आंकड़े, तो आपको क्या लगता है किस तरीके की तस्वीर बनती दिखती है? शुभम, मांग के आंकड़े, प्रॉपर्टी सेल्स के आंकड़े के साथ आप खरीफ के उत्पादन के आंकड़े भी सामने रख लीजिए, क्योंकि खरीफ के उत्पादन के आंकड़ों को हमने आपको उपभोक्ताओं की दृष्टि से बताया कि उपभोक्ताओं को इसे कैसे समझना पढ़ना चाहिए, कंपनियां इसको कैसे पढ़ रही हैं। कंपनियां इसे ऐसे पढ़ रही हैं कि इस दिवाली के मौसम में ग्रामीण इलाकों से पहले ही बहुत अच्छी मांग नहीं निकली। हम आपको बताते भी रहे कि वेतन में कमी या फसल की खराब होने के कारण और रूरल एरिया में कोविड का असर बहुत गहरा और अभी तक चल रहा है, इसके कारण मांग नहीं आई। और अब खरीफ के उत्पादन के आंकड़ों के बाद भारत की कंपनियों को ग्रामीण इलाकों को लेकर अपनी रणनीति बदलनी पड़ेगी। ग्रामीण इलाकों से दुपहिया वाहनों की, कॉस्मेटिक्स की, बिल्डिंग मटेरियल की, सीमेंट की, टाइल्स की, सस्ते इलेक्ट्रॉनिक्स की, गारमेंट्स की, इनकी सबकी जो मांग आती है उसमें कमी होने की संभावना है। जो ताजे आंकड़े दिखाई दे रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि त्योहारों से पहले औसत मांग में कोई बड़ी बढ़ोतरी या उछाल नहीं दिखाई दिया। जो हमें पेंटअप डिमांड या जो छिपी हुई मांग कोविड के दौरान थी, उसका असर अब धीमे धीमे खत्म हो गया। नई खरीद करने वाले लोग केवल प्रीमियम सेगमेंट में या ऊपर दिखाई दिए। तो पहले अगर हम आम लोगों के सेगमेंट की बात करें तो वहाँ 2 तरीके के नकारात्मक दबाव दिखते हैं, निगेटिव पुल्स दिखते हैं। पहला तो ये कि जनरली डिमांड कम है और खरीफ के उत्पादन के आंकड़े आने के बाद और ज़्यादा कमी की संभावना है। और दूसरी चीज़ ये है कि जो लोग इस बाजार को में मांग लेकर पहुंचते थे, आते थे खरीद के लिए, वो बुरी तरह महंगाई से पीड़ित भी हैं और आगे और महंगाई से पीड़ित होने वाले भी हैं। तो ये पूरा परिदृश्य भारत की उपभोक्ता उत्पाद कंपनियों के लिए अपनी रणनीति बदलने वाला परिदृश्य। इसलिए दिवाली से पहले मांग के बाजार से खबरें बहुत संतोषजनक नहीं है। हाँ, सर्विसेज की मांग में, सेवाओं की मांग में थोड़ी बढ़ोतरी दिख रही। पर अब दूसरी तरफ आइए सिक्के के, छोटा लेकिन के शेप बाजार पूरी तरह खुलकर सामने आ गया, जिसे हम बार बार आपको बताते रहे कि भारतीय बाजार अब अंग्रेजी के की शक्ल का हो गया है। निचला हिस्सा, जो बड़ा हिस्सा है पिरामिड का, आधे से ज़्यादा हिस्सा, वहाँ मांग नहीं है, वहाँ चीज़ें नहीं बिक रही हैं। बट हाउसिंग सेक्टर में 50 लाख से ऊपर, 1 करोड़ से ऊपर के मकानों की बिक्री तेजी से बढ़ी है। बिल्डर्स ने लॉन्च भी उनके किए हैं, उस तरीके के मकान बनाने भी कम कर दिए हैं। कारों के मामले में हम आपको एक मनी सेंट्रल में बता चुके हैं कि छोटी कारों का बाजार तो लगभग खत्म सा हो गया, ऐसा दिखाई देता है। कंपनियों ने भी छोटी कारों की बाजार सीमित कर दिए हैं। तो अब ये दिवाली के शेप वाली होने वाली है, ऐसा दिखता है। तो इसे आप इस दिवाली को के शेप वाली दिवाली मान सकते हैं, जहां दोनों तरफ के आंकड़े हमें दिख रहे हैं। अगर आप बाजार को प्रीमियम उत्पादों के आधार पर देखना चाहते हैं, छोटे से बाजार, तो वो बेहद गुलजार है, वहाँ काफ़ी अच्छी मांग है। पर इसके बाद अतिरिक्त जो बड़ा व्यापक बाजार है, वहाँ महंगाई और मांग में कमी का असर दिख रहा है। आगे बढ़ते हैं मनी सेंट्रल झटपट की ओर। सरकार की तरफ से कंपनियों में हिस्सा बिक्री सुस्त रहने की स्थिति में सरकार इस साल पीएसयू कंपनियों से अधिक डिविडेंड की मांग कर सकती है। सरकार ऑयल कंपनियों से स्पेशल डिविडेंड की मांग भी कर सकती है, जिन्हें कच्चे तेल का भाव बढ़ने की वजह से ज़्यादा मुनाफा हुआ है। सितंबर और दिसंबर तिमाही के नतीजों को ध्यान में रखते हुए कंपनियों से डिविडेंड की मांग तय की जा सकती है। दूसरी खबर, इस साल गोदरेज और रेमंड्स के बीच हुई डील डायरेक्टर जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस यानी डीजीजीआई के रडार पर आ गई। डीजीजीआई की तरफ से रेमंड को नोटिस भेजकर ये पूछा गया है कि डील के तहत उसे मिल रही रकम पर जीएसटी क्यों ना वसूला जाए। रेमंड ने इस साल अपना एफएमसीजी कारोबार गोदरेज को 2,825 करोड़ रुपए में बेचा था। अदानी समूह ने अपने 6 एयरपोर्ट पर प्राइवेट जेट ऑपरेटर के लिए समान उड़ान शुल्क शुरू किया है। नया शुल्क गुवाहाटी, मंगलुरु, जयपुर, लखनऊ, तिरुवनंतपुरम
और अहमदाबाद के एयरपोर्ट पर लागू हो रहा है। अदानी समूह द्वारा प्रति यात्री 1000 रुपये से ज़्यादा का शुल्क वसूला जा रहा है। पिछले साल अदानी समूह ने लखनऊ हवाई अड्डे पर प्राइवेट जेट ऑपरेटर के लिए शुल्क बढ़ा दिया था, लेकिन बाद में इसे वापस लिया था। सर कोई देखिए, पूरा साल खत्म होने को आ गया, किनारे आ गया। हम साल की तीसरी महत्वपूर्ण तिमाही में सरकार के डिसइन्वेस्टमेंट का बुरा हाल है। ना तो कोई कंपनी बिकी, ना कोई डाइवेस्टमेंट हुआ, कुछ नहीं हुआ। शेयर बाजार ऊंचाइयां छूकर नीचे आ गया, लेकिन भारतीय सरकार अपनी तमाम कोशिशों और तमाम दक्षता के बावजूद कंपनियां बेच नहीं पाई, विनिवेश नहीं कर पाई। टारगेट वैसे भी कम था पिछले साल की तुलना में। पिछले साल की दिल्ली सरकार ने इस बार केवल 51,000 करोड़ का टारगेट रखा था बजट में डिसइन्वेस्टमेंट का। अब नौबत यह है कि उस 51,000 करोड़ के टारगेट के मिलने की संभावना भी सीमित दिखाई दे रही है अभी से लेकर। अब तो बाजार की हालत जो है उसमें सरकार डिसइन्वेस्टमेंट करने के से पहले 50 बार सोचेगी। अगले 5-6 महीनों के भीतर सरकार की मशीनरी चुनावी व्यवस्था में जुड़ जाएगी। तो अब इसलिए ये जो 51,000 करोड़ का टारगेट है वो पीएसयू कंपनियों से ज़्यादा डिविडेंड लेकर पूरा किया जाएगा। सरकार ने साल के बजट में पीएसयू कंपनी से, सरकारी अपनी कंपनियों से 43,000 करोड़ के लाभांश का लक्ष्य रखा था, जिसमें बैंक भी शामिल है और बाकी कंपनियां भी शामिल हैं। लेकिन अब उन्हें ज़्यादा निचोड़ा जाएगा, उनसे ज़्यादा पैसा लिया जाएगा ताकि कुछ इस घाटे की भरपाई जो 51,000 करोड़ कंपनियाँ बेच कर आने वाला था उसकी वहाँ से भरपाई की जा सके। तेल कंपनियां इसमें खास तौर पर निशाने पर होंगी, क्योंकि तेल कंपनियों ने हाल के दिनों में कच्चे तेल की कीमतों में जो बढ़ोतरी हुई है उससे काफ़ी कमाई की है। हो सकता है थोड़ी कुर्बानी, ज़्यादा कुर्बानी रिजर्व बैंक को भी देनी पड़े साल के अंत तक आते आते डिविडेंड के तौर पर। तो ये था हमारा आज का मनी सेंटर। कल फिर आएंगे नए संस्करण के साथ। आप बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार। ऐसे ही का नाम ये